हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा आइसोमेरिज्म का ये लास्ट लेक्चर है और आज हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है जो कि एक इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये देखना है कि कितना इंटरेस्टिंग है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, अगर बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स की, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं इथेन का। ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। तो अगर इथेन में देखा जाए, जो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन होता रहता है ऐसे, और इस रोटेशन के कारण इथेन अलग अलग फॉर्म्स बनाता है, या यूं बोलते हैं कि अलग अलग आइसोमर्स बनाता है। इन आइसोमर्स को, इन फॉर्म्स को ही हम क्या कहते हैं? कन्फर्मर्स कहते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। बात समझ में आई? या यूं भी बोल सकते हो, भाई देखो ये जो फॉर्म्स बन रही हैं अलग अलग, किसके कारण बन रही है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के कारण बनती है, इसलिए हम इनको रोटामर्स भी कहते हैं और फिनोमिना को रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। यानी आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये आपकी डेफिनेशन हुई। अब देखो, जो ये सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन है, ये कितने टेम्परेचर पे होगा? इसको एनर्जी कितनी चाहिए होती है? ये सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन आपके रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, यानी सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है। ठीक, यानी अपने आप ये जो एल्केन्स है, इनमें सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता रहता है और एल्केन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म रूम टेम्परेचर पे शो करती रहती है। अब देखो, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा रोटेशन हुआ, एक फॉर्म बनेगी, यानी एक कन्फर्मर बनेगा, फिर थोड़ा और हुआ, दूसरी फॉर्म बनेगी, तीसरी बनेगी, और ये वापस भी हो सकता है। तो ये रोटेशन रिपीट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यानी ये फॉर्म्स जो बनती है, कन्फर्मर्स जो बनते हैं, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। और एक एल्केन के, एक कंपाउंड के कितने कन्फर्मर्स बनते हैं? इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बनते हैं। इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बनते हैं, रूम टेम्परेचर पे आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, इसलिए हम इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशंस थी, बेसिक पॉइंट्स थे। आप इनको अब मेरे साथ साथ लिख लो, फिर हम ये देखेंगे कि होता कैसे है, क्या फिनोमिना हुआ, कैसे हुआ, कौन शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा, इथेन के कैसे बनेंगे, ब्यूटेन के कैसे बनेंगे, साइक्लोएल्केन्स के कैसे बनेंगे, सब हम देखेंगे। पहले आप एक बार ये जो बेसिक मैंने आपको समझाया, इसकी डेफिनेशंस मेरे साथ साथ लिख लो। और ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हेडिंग डालो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और अब इसकी डेफिनेशन लिखो, मेरे साथ साथ लिखना स्टीरियोमर्स, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है ना, तो सीधा लिख लो स्टीरियोमर्स which are formed due to rotation of sigma bond, rotation of sigma bond are called conformers और rotamers। साथ के साथ लिख लेना है ना, स्टीरियोमर्स विच आर फॉर्म ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मर्स और रोटामर्स, एंड फिनोमिना इज नोन एज, जो मैंने बोला है ना वही लिखवा रहा हूं बस, एंड फिनोमिना इज नोन एज कन्फर्मेशनल और रोटेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल और रोटेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक, समझ आ रही बात? अब जो पॉइंट्स और लिखे थे हमने वो लिख लो। रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक, या यूं कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। चलो ये भी लिख लो, ये बात भी लिख लो, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सिग्मा बॉन्ड, फॉर रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक, ऐसा लिख लेंगे, अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ये समझ में आ गई बात है ना? अब क्या लिखना अपने को? वन कंपाउंड हैव इनफाइनाइट कन्फर्मर्स,
इनफाइनाइट कन्फर्मर्स, ठीक। और एक लाइन और लिख लेना, कन्फर्मर्स आर इंटरकन्वर्टिबल at room temperature and hence can't be separated out। अब देखो जो मैंने आपको ना बोला था ना वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया और आपने भी साथ के साथ लिख लिया, ठीक। एक बार फिर से बोल देता हूं, देखो स्टीरियोमर्स विच आर फॉर्म ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मर्स और रोटामर्स एंड फिनोमिना इज नोन एज कन्फर्मेशनल और रोटेशनल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई? रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर भी हो जाता है, या यूं कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। एक ही बात है, ठीक। एक कंपाउंड के इनफाइनाइट कन्फर्मर बनते हैं और कन्फर्मर रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, इसलिए हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ये लिख लिया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो कंडीशन कि कौन से कंपाउंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से कंपाउंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता ना कि हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं कि कौन से कंपाउंड शो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो मेरे साथ साथ लिखो कंडीशन, हेडिंग डालो कंडीशन टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो इसमें लिखो कंपाउंड विच हैव continuous 3 sigma bond shows conformational isomerism। बात समझ में आई? कंपाउंड विच हैव कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड shows conformational isomerism। कैसे कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड, कैसे? तो वो अभी समझ में आ जाएगा। एक बार एग्जांपल, अब मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ देखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ये देखो, मान लीजिए सबसे सिंपल एग्जांपल हमने ले लिया मेथेन का। क्या मेथेन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगी? बोलो भाई, इसमें क्या लगातार तीन सिग्मा बॉन्ड है? नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक तो सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये, दो, तो इसके आगे तो नहीं है ना, ऐसे होना चाहिए 1 2 3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ऐसे लगातार। और जरूरी नहीं है कि ऐसे बन रहा हो, ऐसे कैसे ही बन रहा हो, है ना, होना चाहिए लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इनमें नहीं है, तो इसमें नहीं है मेथेन में, तो ये नहीं शो करेगी। तो इसमें लिख लो, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड आए तो क्या ये CI शो करेगी? CI मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर मत बोल देना यहाँ पे, मतलब चेन आइसोमर हमने पहले CI लिखा था ना चेन आइसोमेरिज्म के लिए, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए भी मैं CI यूज कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है ना। तो ये CI शो नहीं करेगी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, क्योंकि इसमें लगातार 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये ले लिया, मान लीजिए मैंने, ये क्या है? इथेन है। क्या इथेन शो करेगी भाई? चेक करो, देखो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये रहा इसका, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो ये शो करेगी, क्योंकि इसमें लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये CI शो करेगी। ऐसे चेक करना अपने को। बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए जैसे ये अपने को CH4 दिया था, ये C2H6 दिया है, मान लीजिए C3H8 लिख के देते। C3H8 मतलब प्रोपेन, ये अपना प्रोपेन बनेगा ऐसे। तो प्रोपेन में देखो लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड है या नहीं है? 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूअस 4 सिग्मा बॉन्ड है, कम से कम 3 होने चाहिए, है ना। चेन आइसोमेर सॉरी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगी, ठीक है ना। चेन आइसोमेरिज्म नहीं बोलना, चेन आइसोमेरिज्म मुझे भी याद आ रहा है, आप भी ये मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे ना ये जरूरी है कि आप ये मत फिक्स कर देना कि 3 सिग्मा बॉन्ड ही चाहिए, यानी एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड, एटलीस्ट कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखना, ठीक। 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, हजारों हो, कितने भी हो, लेकिन लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड होने बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? जैसे और एग्जाम्पल करते हैं छोटे छोटे। मान लीजिए मेरे को ये एग्जाम्पल दे दिया H2O शो करेगा क्या? H2O की अगर बात की जाए तो H2O में तो आपके कितने आए? 2 ही तो आए, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक। और अगर बात की जाए H2O2 अगर दे दे, अब देखना H2O2 में है क्या? H2O2 में 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 है, और है तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। N2H4 दे दे,
N2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये बनता है, ये वाला। ठीक, समझ आ रही बात। तो यहां पे एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कंटिन्यूअस। तो आपका कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोई डाउट नहीं है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो, वो है आपका ये एग्जांपल। ऐसे पहले वो देखते हैं, स्ट्रक्चर लिखने से पहले फॉर्मूला। इथीन दे रहा हूं मैं, इथीन दे दे अपने को, इथाइन दे दे, C2H4 दे दिया, तो C2H4 में आपका क्या बनेगा, इथीन। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो मिस्टेक क्या कर सकते हो आप बोलेंगे सर सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा कंटिन्यूअस हो गया, तो चेन ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आप ऐसे बोल देंगे, नहीं करेगा ये शो, क्योंकि उसने बोला कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहां पे साथ में पाई बॉन्ड आ गया, इसको कंसीडर आप नहीं करेंगे और ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप क्या लिख दोगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एल्कीन शो नहीं करती है, ये कर दोगे अपने आप। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको। तो ये नहीं करेगा, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे आपको एल्काइन दे दे, C2H2 दे दे, ठीक, ये शो करेगा क्या, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा सर करेगा, अरे नहीं करेगा भाई, इसमें भी क्या है, ये पाई बॉन्ड है, और जब पाई बॉन्ड आ जाता ना तो रोटेशन को रोक देता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाता है उसमें। हमने क्या पढ़ा था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे थे। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में अगर रिस्ट्रिक्शन आ गया, रोटेशन रुक गया, अगर सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन ही नहीं होगा तो वो आपका कन्फर्मर शो नहीं करेगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहां भी क्या लिख लोगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जहां भी आपका पाई बॉन्ड आ जाए ना उसके राउंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है। साइक्लो एल्केन्स कैसे शो करती है वो हम लास्ट में देखेंगे। मेनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि एल्केन्स करती है, मेथेन नहीं करेगी, मेथेन के बाद की सारी एल्केन्स करेगी। अब यहां पे हमने ये मॉलिक्यूल भी देख लिए, मान लीजिए एग्जामिनर आपको दूसरे दे दे तब भी आप कर पाओ। आपको सिंपल एक ध्यान रखना है, 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए कंटिन्यूअस, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ये भी ध्यान रखना है, कहीं ये देख लो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई बॉन्ड के साथ नहीं होना चाहिए। पाई बॉन्ड आ गया तो रोटेशन को रोक देगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बताया था ना, रोटेशन नहीं होगा। ये मैंने आपको कराया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम RRS, याद आ रहा ना। तो ये रोटेशन होने नहीं देगा, और जब तक सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन नहीं होगा तब तक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है, इनको नोट कर लो। अब आगे और चीजें स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, हम कन्फर्मर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपने को 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक सो हॉर्स प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो क्या होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, क्या करते हैं इसमें, इसको हम कहते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू इसमें हम लेते हैं, जैसे मैं आपको यहां पे लिख लो, साथ के साथ बता देता हूं कैसे, फ्रंट व्यू। ठीक, मान लीजिए हमारी ये एल्केन है, ठीक, ये एल्केन है हमारी, ठीक, सिंपल, कोई डाउट इसमें। ठीक, तो अब देखो यहां पे अगर हम, जैसे मैं एल्केन आपको बना करके दिखाता हूं, यहां पे मान लीजिए ये ऐसा है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है बीच वाला कार्बन कार्बन का, यहां पे एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, नीचे ये हो गए तीनों हाइड्रोजन। ये मान लीजिए एक हाथ ये मेरा जो है आगे वाला ये कार्बन है, और ऐसे ही 3 सिग्मा बॉन्ड पीछे बनाने पड़ेंगे मुझे। इनको मैं एक बार बना लेता हूं। तो ये देखो ये है आपका, ठीक। तो अब आप इसको आगे से जो देख रहे हो ना, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक। आप देख रहे हो आगे से, ये क्या इसका फ्रंट व्यू है, ठीक। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये पीछे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जो मार्कर आपको दिख रहे हैं दोनों, ठीक। ये आप आगे से देख रहे हो, ठीक। आपको आगे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, जो मेरा आगे वाले हाथ को आप कार्बन मान लो, लेकिन उसके पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई दे रहा, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। बात समझ में आ रही। तो अब हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये दिखता नहीं है लेकिन ये 3D है, देखो अब ये 3D है। अब आप इसको सामने से देख रहे हो, 2D देख रहे हो ना, पीछे वाला कार्बन थोड़ा दिख रहा है आपको, तो हम इसको 3D से 2D में कैसे शो करते हैं, उसी को न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। देखना कैसे करेंगे, एक बार इधर देखो, 3D से 2D में कैसे बनाते हैं हम। यहां पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से आप देख रहे हो, यहां पे I बना दिया मैंने, तो ये क्या है आपका फ्रंट कार्बन, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे,
अपने आप दिख रहा है, ये फ्रंट कार्बन है और ये आपका रियर कार्बन है। ठीक, तो देखो कैसे बनाऊंगा मैं इसको। फ्रंट कार्बन को हम इस केस में ऐसे बनाते हैं, बात समझ में आई? ठीक, थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। फ्रंट कार्बन को हम ऐसे बनाते हैं, इसके 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड ऐसे शो करते हैं फिर। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट जो हम करते हैं, ये क्या करेंगे, ये बैक कार्बन को हम ऐसे सर्किल से शो करते हैं। ठीक, ये 3 फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के बॉन्ड ऐसे आ गए, और ये पीछे वाला कार्बन जो है इसको सर्किल से शो करते हैं, इसके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे शो करेंगे। और यहाँ पे आप लिख भी लेंगे, जो ये आपने डॉट जो दिखाया है, डॉट यहाँ पे ये क्या है आपका, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन है। ठीक, और ये जो आपका सर्किल है ये क्या है, बैक कार्बन है। ठीक, सर्किल को थोड़ा सही बना लो। सर्किल जो आपका है, फिर सही नहीं बन रहा, सर्किल आपका जो है ये बैक कार्बन है, इसको हम रियर कार्बन भी बोल देते हैं। बैक कार्बन बोल दो या रियर कार्बन बोल दो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही? ये फ्रंट व्यू है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, बात समझ में आ रही? नेक्स्ट आता है शो हॉर्स प्रोजेक्शन। शो हॉर्स, ये आपका साइड व्यू है। इसमें क्या करते हो आप, साइड से देखते हो। कैसे, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। इधर देखना एक बार, जैसे फिर से मेरे को एक बार बनाना पड़ेगा इथेन को। यहाँ देखो ये इथेन दिख रही है आपको, अभी आपने फ्रंट व्यू देखा ऐसे। अब मान लीजिए आप इसको अगर ऐसे देखते हो, ये क्या है, इसका साइड व्यू है, और इस साइड व्यू को ही हम क्या कहते हैं, शो हॉर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, आप रोटेशन भी देख लो साथ के साथ, फिर बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। होता क्या, ये ऐसे रोटेट करता रहता है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे रोटेट करता रहता है, इसमें कोई डाउट है, ऐसे रोटेट करता रहेगा। तो ये जैसे ये वाई बन रही है, ये नीचे भी हो सकती है, दोनों ऊपर भी हो सकती है, एक ऊपर एक नीचे भी हो सकती है। तो ये ऐसे सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन होता रहता है, तो ऐसे ये मूव करते रहेंगे। समझ आ रही बात? तो ये था आपका फ्रंट व्यू यानी न्यूमैन प्रोजेक्शन, और ये जो आप देख रहे हो अब साइड से, दिस इज शो हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक, ऐसे मतलब ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा साइड से ऐसे आपको ये दिखेगी वाई दोनों। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं, साइड व्यू कहते हैं। एक बार मैं पेन रख के आपको बना करके दिखा देता हूं। इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, हम कैसे बनाते हैं इसको देख लो। देखो यहां पे मान लीजिए ये ऐसे बॉन्ड बनाया आपने, ये बीच वाला, तो यहां पे एक वाई आपको ऐसे दिखेगी, एक ऐसे दिखेगी, ये ऐसे दिखती है, और दूसरा भी पीछे इसके बैक बिल्कुल एज इट इज बना सकते हो, या आप एक काम भी कर सकते हो, ऐसा ही बना सकते हो कि एक तो ये ऊपर शो कर दी और एक वाई आपने नीचे शो कर दी रोटेट करवा करके। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका साइड व्यू है। समझ आ गया? तो ऐसे जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये साइड से वो दिख रहा है आपको, ये शो हॉर्स प्रोजेक्शन है। तो ये तो हुआ बिल्कुल सिंपल। कुछ और बेसिक चीजें हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट बेसिक टर्म लिखो, बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं थीटा से। ये सब आपको मालूम है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए ए सेंट्रल एटम है, इससे 2 एटम और जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए बी जुड़ा, दूसरा सी हो सकता है, या सेम एटम हो सकता है, बी ही हो सकता है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बात समझ में आ रही है? अब इसके आगे जो आता है वो आता है डाईहेड्रल एंगल। अब डाईहेड्रल एंगल क्या है, ये आपके लिए नया हो सकता है, तो आपको ये अच्छे से समझना है, और इसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो कैसे, समझो डाईहेड्रल एंगल क्या होता है। जैसे अभी हमने देखा था इथेन, ये बॉन्ड हमने देखा, मान लीजिए 2 कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है, ये 2 कार्बन एटम के बीच में ये बॉन्ड है। ठीक, इससे ये एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा है ऐसे, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। ठीक, अब ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं ऐसे, तो अब आपको ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, दोनों पैरेलल है ना। जब पैरेलल होते हैं हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल 0 होगा। मान लीजिए मैं इसको ऐसे रोटेट कराना शुरू करूं, ऐसे देखो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे जाएगा ना। ठीक, ये 30, फिर ऐसे 60 होगा, फिर ये 90 डिग्री हो गया, ये 120 हो गया, ऐसे ये 180 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल जो है एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में, ये वाला क्या कहलाएगा, ये आपका डाईहेड्रल एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स एट एडजेसेंट एटम। समझे भाई, ये 2 कार्बन एटम है ना, ये वाला है और ये वाला है। ठीक, तो ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, तो इसका मान लीजिए ये बॉन्ड और इस बॉन्ड का एंगल। बात समझ में आ रही है? तो इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा दैट इज डाईहेड्रल एंगल। मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट करता हूं। और अगर यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पे देखो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा,
ये आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाया था, ये आपका फ्रंट कार्बन, ये आपका रियर कार्बन था। दोबारा बना देता हूं एक बार। देखो जैसे ये आपने बनाया ऐसे, यहां पे इसकी बॉन्डिंग ऐसे करी थी फ्रंट कार्बन की, और ये आपका रियर कार्बन था, इसकी बॉन्डिंग ऐसे कर रहे थे आप, ये हाइड्रोजन ऐसे शो कर रहे हो यहां पे, ये वाले। ठीक, समझ आ रही बात? तो देखो यहां पे अगर हम बात करें, मैं दूसरे कलर से शो करता हूं, ये वाला जो एंगल है, ये जो एडजेसेंट बॉन्ड्स पे, ठीक, ये डाइहेड्रल एंगल कहलाएगा। समझ आई बात? अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको इसमें बॉन्ड एंगल दिखाना हो तो ये दो बॉन्ड जो सेम एटम पे है उनका ये बॉन्ड एंगल कहलाएगा, ये बॉन्ड एंगल, ये डाइहेड्रल एंगल। समझ आ गई? अब नेक्स्ट देखो, दो और टर्म है छोटी छोटी, वो है एक तो आपकी स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन, ये क्या स्ट्रेन बोल दो या रिपल्सन बोल दो, एक ही बात है। स्ट्रेन और रिपल्सन, स्ट्रेन और रिपल्सन बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, टू एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो ये आपने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं जैसे अगर मान लीजिए मिथाइल इथाइल के बीच में हो जाए, क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में हो जाए, क्लोरीन इथाइल के बीच में हो जाए, NO2COH के बीच में हो जाए, तो ये हम पढ़ते हैं कि उनका जो साइज होता है, बड़ा साइज, बल्कीनेस जो होती है, उसके कारण आपस में जो स्ट्रेन होगी उसको हम स्टेरिक स्ट्रेन कहते हैं। ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसको बोल देते हैं, स्टेरिक रिपल्सन भी इसको बोल देते हैं। समझ आ रही बात? ये आप जानते हो, लेकिन एक नई है वो आप नहीं जानते, वो सुन लो, टॉर्सिनल स्ट्रेन। टॉर्सिनल स्ट्रेन, देखो ये क्या होती है, देखो टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड था, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, और इस कार्बन एटम पे, इस वाले पे ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड में यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपस में जो स्ट्रेन होगी, जो रिपल्सन होगा, दैट इज कॉल्ड टॉर्सिनल स्ट्रेन। बात समझ में आ गई? तो इसको लिख लो, स्ट्रेन और रिपल्सन, स्ट्रेन और रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ टू बॉन्ड्स, ठीक, इज कॉल्ड टॉर्सिनल स्ट्रेन। मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा, TS बोलूंगा, इसको SS बोलूंगा। आगे हम ये करेंगे, आगे काम आएगी, एक बार ये लिख लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कन्फर्मर्स कैसे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए उसमें कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड ऐसे, ठीक, इस कार्बन पे ये होंगे ऐसे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। समझ आ रही बात? जैसे इथेन में हमने लिया था, मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन लगा, यहां पे हाइड्रोजन लगा, यहां भी हाइड्रोजन लगा, यहां भी हाइड्रोजन लगा, यहां पे हाइड्रोजन लगा, यहां पे हाइड्रोजन लगा, ये क्या हो गया आपका इथेन हो गया। मान लीजिए इथेन ना लेकर के हम जनरलाइज कर देते हैं, यहां पे इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाने के बाद यहां पे मैंने क्या ले लिया, X ले लिया, यहां पे Y ले लिया। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा फ्रंट व्यू इधर से बन रहा है ऐसे, समझ आ रही बात? ऐसे बन रहा है, ठीक, तो मैं इधर देख रहा हूं तो ये फ्रंट कार्बन, ये आपका बैक कार्बन होगा, तो फ्रंट कार्बन को मैं डॉट से शो करूंगा ऐसे, देखो ये आपका फ्रंट कार्बन बनेगा, ठीक, और इस पे ये ऐसे बॉन्डिंग होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ये ऐसे बॉन्डिंग होगी, ये आपका X बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, और ये आपका बैक कार्बन होगा। तो इस बैक कार्बन पे क्या होगा, देखो एक बार फिर से बना देता हूं, यहां पे ऐसे होगा, यहां पे इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे ये Y वाला बॉन्ड होगा, जस्ट पीछे, और यहां पे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, और इधर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इसको ना, ये सिग्मा बॉन्ड का ऐसे रोटेशन कराता हूं। देखो जैसे ये मान लीजिए आपको X और Y ऐसे नजर आ रहे थे, ये सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड, ये X और ये Y। मान लीजिए मैं इसको ऐसे रोटेट करा देता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे रोटेट कराऊंगा, मान लीजिए 60 डिग्री पे रोटेट करा, तो ये X और Y में क्या था, जीरो एंगल था, डाइहेड्रल एंगल। ठीक, अब मान लीजिए मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करा देता हूं सिग्मा बॉन्ड को ऐसे, ठीक, तो X और Y में कितना एंगल आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो यहां पे ध्यान से समझ लो, एक समझ में आ गया ना, सारे अपने आप कर लोगे। फिर ये 60 डिग्री पे रोटेट करा तो कैसा नजर आएगा, देखो बनाते हैं, यहां पे X है, ये H, यहां पे ये Y आएगा। अब 60 डिग्री है इसमें बॉन्ड एंगल, तो ये सारे घूम जाएंगे, ये भी 60 पे चला जाएगा, ये भी 60 पे,
ठीक, फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने एक बार और 60 डिग्री रोटेट करा दिया, तो इस बार क्या होगा, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है टोटल 120 120 120। एक बार 60 रोटेट करा, बीच में आ, नेक्स्ट 60 रोटेट कराओगे, इसके पीछे आ जाएगा वाई। कैसे आ जाएगा, देखो ये ऐसे आ जाएगा, यहां पे x है, ये h, ये h, और ये y घूम करके इसके पीछे आ जाएगा यहां पर ऐसे, और ये h यहां से आगे इसके पीछे चला जाएगा, और ये वाला h यहां से इसके पीछे चला जाएगा। तो ये फर्स्ट, ठीक, और ये सेकंड, और ये थर्ड है। समझ आ रही बात आपको। अब मान लीजिए मैं उसको 60 डिग्री और रोटेट करा दूं, तो 60 डिग्री और रोटेट कराने के बाद कैसा दिखेगा, देखो दोबारा बनाते हैं। नेक्स्ट ये ऐसा बनेगा, यहां पे x है, यहां पे h है, यहां पे h, यहां पे आएगा आपका y, और ये h यहां से आगे मूव कर जाएगा, ये h यहां मूव कर जाएगा। बोलो भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये फोर्थ नंबर हो गया, ठीक, ये फोर्थ नंबर है। फिर हमने क्या किया, फिर इसको 60 डिग्री से रोटेट कराने की कोशिश की, तो 60 डिग्री से रोटेट कराया तो क्या बनेगा, देखो यहां पे फिर मैं इसको 60 से रोटेट करा देता हूं, यहां पे जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, ये x थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जैसे ये बनेगा, ठीक, ये x है, ये h है, ये h है, और यहां पे क्या होगा, y अब 60 डिग्री रोटेट कराने पे इसके पीछे चला जाएगा, और ये h इसके पीछे चला जाएगा, ये h इसके पीछे चला जाएगा। सही है कि नहीं है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैंने 60 डिग्री और रोटेट करा दिया, तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी, ये x, ये h, ये h, यहाँ पे ये y आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो ऐसे रोटेशन करते हैं, ठीक। ये फिफ्थ है और ये आपका सिक्स्थ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो अगर मान लीजिए मैंने 60 डिग्री और रोटेट करा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वापस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, x के पीछे y चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखो इन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं वो लिखना अपने को। जब हमारा बॉन्ड एक दूसरे के बिल्कुल पीछे होगा, जैसे ये पीछे है, देखो अब ये क्या होगा, इनमें जीरो एंगल है, बिल्कुल कम से कम डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी यहाँ पे, आपकी स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम होगी, और टॉर्सिनल स्ट्रेन बॉन्ड एंगल में जो स्ट्रेन, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर में जो स्ट्रेन है वो भी मैक्सिमम होगी। तो इस केस में मैक्सिमम होगी, तो इसको बोलते हैं हम इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे इसको थोड़ा सा हटा दो एक बार, 1 को यहां लिख दो 1, और ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। क्या बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेन होगी ना उसको हम इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। और ये नेक्स्ट वाली क्या है, इसको जो 60 डिग्री पे है, जो सिस के जैसी दिखाई दे रही है, इसको हम गोश या सिन फॉर्म बोलते हैं, गोश या सिन फॉर्म, ठीक। और ये वाली जो फॉर्म है जिसमें x के पीछे h है, h के पीछे y है, h के पीछे h है। देखो एटम के पीछे एटम है, मान लीजिए x और y को हम क्या मान लेते हैं, बल्कि एटम मान लेते हैं, तो वो एक दूसरे के पीछे हैं, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस थी, लेकिन इसमें स्ट्रेस तो होगी, ये इसमें स्ट्रेन तो होगी, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगी। और मैक्सिमम नहीं होगी तो इसको बोल देंगे पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म। क्या हो गया, पार्शियल इक्लिप्स्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को। फिर नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करते हैं, देखो 60 रोटेट करा, 60 60 180 डिग्री रोटेट करा दिया, ऐसे रोटेट करा रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, ये 180 रोटेट करा दिया। अब मिनिमम स्ट्रेन होगी एक्स और वाई में, सारे एच भी ऐसे ही है एक दूसरे के बिल्कुल 180 पे, ठीक 180 पे है, तो अब इनमें मिनिमम स्ट्रेन होगी, चाहे वो स्टेरिक स्ट्रेन कह लो, चाहे आप कौन सी टॉर्सिनल स्ट्रेन बोल दो, तो दोनों ही मिनिमम होगी, क्योंकि अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट है, 180 के एंगल पे है। बात समझ में आ रही है। तो इस फॉर्म को जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म या एंटी फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ये है आपकी स्टैगर्ड और एंटी फॉर्म। बात समझ में आई। अब वापिस देखो ये कैसी फॉर्म है, ये फॉर्म और ये फॉर्म आपको सेम दिखाई दे रही है, तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड। समझ आ रही बात। और नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी, तो ये फॉर्म इसके जैसी है बिल्कुल, एज इट इज, चेक करो इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड गॉश और सिन फॉर्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ऐसे करते हैं हम लोग,
समझ आया? अब ये तो हुई बिल्कुल इजी इजी बातें। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्या क्या अपने को करना है, एनर्जी डायग्राम वगैरह देखना है, किसकी एनर्जी कम होगी किसकी ज्यादा होगी वो देखना अपने को, वो चेक करते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले आप बताओ, इक्लिप्स फॉर्म में बिल्कुल एक दूसरे के पीछे है तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी होगी, है ना। अगर इक्लिप्स फॉर्म की बात करेंगे आप, देखो इक्लिप्स में क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स में क्या होगा, बात की जाए स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक। और अगर टॉर्शनल स्ट्रेन की बात की जाए वो भी मैक्सिमम, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं, वो भी मैक्सिमम। तो स्ट्रेन मैक्सिमम होगी, रिपल्सन मैक्सिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो स्टेबिलिटी बोलो मिनिमम होती है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? सिमिलरली अगर बात की जाए स्टैगर्ड फॉर्म की, तो स्टैगर्ड फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें यहां पे स्टेरिक स्ट्रेन की, ठीक, क्या बोलोगे, मिनिमम होगी, बिकॉज उसमें क्या है, एक्स और वाई एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के अपोजिट है, 180 पे है सब कुछ, ठीक। ये देखो ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक। तो स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम, टॉर्शनल स्ट्रेन भी क्या होगी, मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी कि नहीं होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पे ये इतना करने के बाद हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं और एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी के ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इक्लिप्स की सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, इक्लिप्स की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स की, क्योंकि उसमें भी एक दूसरे के पीछे हैं, ठीक, जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, पार्शियल इक्लिप्स्ड। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, गॉस फॉर्म, और सबसे कम एनर्जी जो होगी, सबसे कम रिपल्सन जिसमें होगा उसी की होगी। तो किसकी होगी भाई, बोलो बोलो किसकी होगी, यहां पे स्टैगर्ड फॉर्म या एंटी फॉर्म भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हो उसको, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है अपने को अच्छे से? अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर बात की जाएगी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमेशा एनर्जी के उल्टा होता है, इक्लिप्स की सबसे कम, उससे ज्यादा पार्शियल इक्लिप्स की, ठीक, उससे ज्यादा गॉस फॉर्म की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्टैगर्ड की या एंटी फॉर्म की। ये समझ में आया कि नहीं आपको? तो ये ऑर्डर आपका आएगा, एक बार आप ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इसको ग्राफ पे बना करके दिखाता हूं, ठीक, कि ग्राफ अगर आ जाए कैसे बनाएंगे, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमने सारी फॉर्म बना ली, इक्लिप्स फॉर्म है, गॉस फॉर्म है, पार्शियल इक्लिप्स है और स्टैगर्ड है, आपको समझ में भी आ गई इनकी एनर्जी। अब एनर्जी डायग्राम हम बनाते हैं। एनर्जी डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डायग्राम की फॉर्म में आ गया तो आप एग्जाम में फंस सकते हैं, तो वो ध्यान से समझना अपने को कैसे बनता है, इनको देखते हुए हम बनाएंगे। देखो इक्लिप्स फॉर्म में आपने देखा सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, उससे कम पार्शियल इक्लिप्स की, फिर गॉस की, और सबसे कम स्टैगर्ड की। तो इक्लिप्स में सबसे ज्यादा रिपल्सन, इसलिए एंगल क्या होगा इक्लिप्स का, या तो 0 डिग्री है ना, एक्स और वाई एक दूसरे के जस्ट पीछे है, ठीक। फिर जैसे ही आपने 60 डिग्री रोटेट किया, तो 60 डिग्री रोटेट करने में कौन सी फॉर्म बन रही है, गॉस फॉर्म। फिर आपने कितना किया, 60 और कर दिया, तो 60 और करने पे पार्शियल इक्लिप्स। फिर आपने 180 कर दिया, कौन सी बनी, स्टैगर्ड फॉर्म बनी, ऐसे बनी है। तो एंगल के साथ साथ अब हम इनकी एनर्जी शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, आपको डायग्राम को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि सारे डायग्राम अब हम ऐसे ही बनाएंगे आगे, हर एक एग्जाम्पल के साथ हम डायग्राम बनाने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? देखो इस पे यानी एक्स एक्सिस पे मैं आपको डाइहेड्रल एंगल शो करूंगा, और वाई एक्सिस पे मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा। ऊपर जाने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इधर जाएंगे हम डाइहेड्रल एंगल आपका बढ़ता जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, कोई डाउट है क्या? देखो सबसे आपने बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जब थे, जब उनमें 0 एंगल था, कौन सी फॉर्म थी, पार्शियल इक्लिप्स थी, तो इक्लिप्स की एनर्जी मैक्सिमम थी यहां पे। समझ आ रही बात? फिर आपने जैसे ही थोड़ा सा रोटेट किया, कौन सी फॉर्म बनी, थोड़ा सा रोटेट करने पे गॉस फॉर्म बनी थी। कितना रोटेट करने पे, 60 डिग्री। मान लीजिए मैं यहां पे दिखाता हूं कि ये 60 डिग्री पे गॉस फॉर्म बन रही है, और फिर वापस 60 पे रोटेट करने पे पार्शियल इक्लिप्स, यानी उसकी एनर्जी गॉस से ज्यादा होगी लेकिन इक्लिप्स से कम होगी। पार्शियल इक्लिप्स की गॉस फॉर्म से थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन इक्लिप्स से कम होगी। अब पार्शियल इक्लिप्स से फिर 180 पे रोटेट करने पे कौन सी बन रही है आपकी वापस,
बोलो भाई, स्टैगर्ड फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर उसको थोड़ा सा और रोटेट किया था, फोर्थ पोजीशन के बाद ये कौन सी बनी थी, यहां से स्टैगर्ड से वापस पार्शियल इक्लिप्स, फिर गोस, फिर वापस इक्लिप्स। कैसे, देखो यहां पे मैं शो कर दूंगा, ये स्टैगर्ड के बाद वापस आपकी पार्शियल इक्लिप्स, फिर उसके बाद गोस फॉर्म, और उसके बाद वापस क्या बन रही है आपकी इक्लिप्स फॉर्म। समझ आ रही बात? ज्यादा ऊपर तो नहीं चला गया? ज्यादा ऊपर गया मेरे ख्याल में, ये भी ज्यादा ऊपर जा रहा है, ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे इसके लगभग पैरेलल ही रखना आपको, वापस गोस, गोस से वापस क्या करना आपने को, गोस से वापस इक्लिप्स फॉर्म बनानी है, ये ऐसे, ठीक, वापस फिर रिपीट होते रहेगी। ठीक, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, अगर मैं बॉन्ड एंगल आपको बताऊं, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये आपकी जो फॉर्म बन रही है यहाँ पे 60 डिग्री है, और ये एंगल आपका यहाँ पे 120 डिग्री है, ये एंगल आपका 180 डिग्री है, और ये एंगल आपका 180 और 60 240 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका कितना है 300 डिग्री, और नेक्स्ट एंगल ये वाला एंगल कितना है 360। कोई डाउट है क्या भाई, बोलो। नेक्स्ट देखो, अब इनको यहाँ पे, ये यहाँ पे इस लाइन पे जितनी भी फॉर्म आएंगी, इस ये एनर्जी जो होगी वो इक्लिप्स फॉर्म की होगी, इक्लिप्स फॉर्म की होगी। कोई डाउट है क्या? यहाँ पे ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपकी पार्शियल इक्लिप्स की होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाली एनर्जी लेवल जो है आपका, ये किसका है, ये आपका गोस फॉर्म का है, और सबसे कम एनर्जी ये किसकी है, ये आपकी स्टैगर्ड की है। कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बनता है। समझ आ रही बात? अब इनको चाहे वैसे घटा दो, ये तो समझ आ गया ना आपको? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे अब कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं हम लोग। जैसे अगर यहां पे बात की जाए, आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि मुझे 240 डिग्री का रोटेशन करने पे कौन सी फॉर्म मिलेगी, इक्लिप्स फॉर्म मिलेगी, पार्शियल इक्लिप्स मिलेगी, गोस फॉर्म मिलेगी, या स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी? क्या बताएंगे आप, बोलो। यहां पे 240 पे कौन सी मिल रही है आपको, बताओ भाई। गोस फॉर्म मिल रही है, लेकिन इसको रटना नहीं है। आपने 240 का रट लिया, मान लीजिए ये डायग्राम भी रट लिया आपने, लेकिन एग्जामिनर ने तो आपसे ये पूछ लिया कि 540 डिग्री पे कौन सी मिलेगी, या ऐसे पूछ लिया 600 डिग्री का रोटेशन कर दिया उसके बाद कौन सी मिलेगी। तो आप एक काम करना, इसमें से माइनस 360 डिग्री कर दो, कितना बचेगा? 360 माइनस करने पे 240 डिग्री बचा, तो 180 पे कौन सी मिल रही है, स्टैगर्ड। 180 पे स्टैगर्ड के बाद थोड़ी सी, फिर उसके बाद कौन सी आ जाती है आपकी, पार्शियल इक्लिप्स। तो इस पे कौन सी मिलेगी, पार्शियल इक्लिप्स मिलेगी। तो अगर आपको एंगल दे करके भी पूछ ले तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे आप? कोई सा भी एंगल दे दे, 600 दे दिया, और कोई एंगल दे सकता आपको, मान लीजिए मेरे को 660 डिग्री दे दिया, या हाँ चलो 660 डिग्री दे दिया, आप क्या करना, उसमें से माइनस 360 माइनस कर देना, तो कितना आया 300 डिग्री पे। जैसे ही आप 60 पे रोटेट करते हो कौन सी फॉर्म मिलती है आपको, और जरूरी नहीं यहाँ पे 660, आपको 1200 दे दे, कितना भी बॉन्ड एंगल दे दे, आप 360 के मल्टीपल उसमें घटा दो, लास्ट में देख लो कितना बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो 360, अब यहाँ पे 300 पे कौन सी मिलेगी, 60 पे अपने को कौन सी मिल रही थी आपको, गोस फॉर्म, 120 पे पार्शियल इक्लिप्स, 180 पे स्टैगर्ड, फिर अपने को 240 पे पार्शियल इक्लिप्स, और फिर उसके बाद 300 पे कौन सी मिल रही थी, गोस फॉर्म। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये डायग्राम बना लो, एंगल का कॉन्सेप्ट समझो, तो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है एंगल का, लेकिन मिस्टेक नहीं करनी, बड़े ध्यान से करना है। 360 के बाद वही आपकी जो वही फॉर्म है वो रिपीट हो जाएगी। मान लीजिए जैसे आपको बोल दिया फॉर एग्जांपल 1200 डिग्री बोल दिया, तो 1200 डिग्री बोल दिया तो आपको पता 360 डिग्री इंटू 3 तो 108 डिग्री आ गया, तो 108 डिग्री के बाद तो वही फॉर्म आ जाएगी, तो इसमें से वापस घटा दो, तो 108 घटाने पे कितना बचा 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद कौन सी फॉर्म आती है, इक्लिप्स फॉर्म, पार्शियल इक्लिप्स आती है। देखो ये रही पार्शियल इक्लिप्स, या पीछे देख लो, यहां पे देख सकते हो 60 और 60 पार्शियल इक्लिप्स। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब आपके लिए बहुत आसान है सब कुछ। जैसे लिखो आप कन्फर्मर्स ऑफ इथेन, हेडिंग डाल लो कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। मान लीजिए आपने ये लिखा, अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो हम क्या बना रहे थे, ये कार्बन ऐसे बना रहे थे हम, ये कार्बन है,
कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड्स ऐसे बना रहे थे, यहाँ पे अभी आपने देखा हाइड्रोजन लगा था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अब हाइड्रोजन आ जाएगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। सिंपल है। तो अब आपको इक्लिप्स इसकी फॉर्म्स बनानी है। जैसे पहली फॉर्म बनाई, मान लीजिए आपने ऐसे बनाई, यहाँ पे ये फॉर्म ऐसे बना रहे हो आप, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दूसरा इसके बिल्कुल जस्ट पीछे। अब चाहो तो आप साथ साथ बना सकते हो, ये इसके पीछे आपने जैसे ही 60 डिग्री रोटेट किया तो आपको दूसरी फॉर्म मिलेगी। ठीक, तो दूसरी फॉर्म कैसी मिल रही है आपको, यहाँ पे ये 60 डिग्री रोटेट करने पे ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इनमें डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। फिर आपने डाईहेड्रल एंगल 60 से रोटेट कर दिया तो वापिस ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे ऐसे। बोलो भाई, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, कोई डाउट है क्या, समझ आ रही बात। फिर आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फिर आपने क्या किया 60 से रोटेट कर दिया, वापिस 60 डिग्री से रोटेट करने पे आपने क्या पाया, देखो यहां पे ये ऐसा कुछ बनेगा आपका, ये H, ये H, ये H, अब एक दूसरे के बिल्कुल 180 पे आ जाएंगे, यानी एंटी फॉर्म आ गई, स्टैगर्ड फॉर्म आ गई। ठीक, फिर वापस आपने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, क्या बनेगा इस बार, तो इस बार ये बनता नजर आएगा आपको, H, H, यहाँ पे H और ये यहाँ पे, इसके बाद ये इसके पीछे आ जाएगा। ठीक, फिर आपने 60 डिग्री से फिर रोटेट कर दिया, यहाँ पे ये H, ये H, ये H और यहाँ पे ये H और ये H, ये H, और फिर 60 से रोटेट कर दिया, शुरू में जो फॉर्म थी वही आपकी वापस आ जाएगी। ठीक, अगर इसको मैं नंबर 1 दूं, इसको नंबर 2 दूं, इसको नंबर 3 बोलूं, इसको नंबर 4 बोलूं, नंबर 5 बोलूं, नंबर 6 बोलूं, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, देखो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों एक जैसी हैं, तीनों कंप्लीट इक्लिप्स फॉर्म है, समझ आ रही बात। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ तीनों बिल्कुल एंटी फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, तीनों में एंगल देखो बिल्कुल अपोजिट है, समझ आ रही बात, मिनिमम रिपल्सन होगा। तो इसमें दो ही फॉर्म बन रही है, एक तो इक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। तो यानी अगर बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी की तो 1 = 3 = 5, इन तीनों की सेम है, समझ आ रही बात। सेकंड की, फोर्थ की और सिक्स्थ की, इन तीनों की सेम है। ये तीनों क्या है आपकी, कौन सी फॉर्म है, ये स्टैगर्ड, ये इक्लिप्स। इक्लिप्स की ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी की बात अगर आपसे कर ले, स्टेबिलिटी 1 = 3 = 5 और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ की इनसे ज्यादा होगी, ये बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे हम काम करते हैं। अगर आप इसका मेरे से ग्राफ बनवाना चाहते हैं तो ग्राफ भी बहुत इजी रहेगा। कैसे बनाएंगे अभी देखना, यहां पे हम एक बार ग्राफ बना देते हैं, थोड़ा सा उधर करते हैं इसको। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पे आपको देखना है, ये ग्राफ बनेगा इस बार आपका। देखो जैसे यहां पे इक्लिप्स 60 डिग्री पे आपकी कौन सी आई, स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये सारी फॉर्म आपकी एक ही है, यानी ये सारी क्या है आपकी इक्लिप्स फॉर्म को शो कर रहा है, इक्लिप्स्ड है। ठीक, और ये सारी फॉर्म कौन सी है, स्टैगर्ड बोल दो या एंटी बोल दो, स्टैगर्ड और एंटी फॉर्म है। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें किसी को कोई डाउट अगर यहां पे शो करना चाहते हो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ये वापस फर्स्ट हो गया, रिपीट हो गया आपका। ठीक, एंगल दिखाना चाहते हो, यहाँ पे 0 डिग्री, ये आपका कितना आएगा 60 डिग्री, ये यहाँ पे कितना आएगा 120 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा 180 डिग्री और यहाँ पे कितना आएगा 240 डिग्री और यहाँ पे कितना आएगा 300 डिग्री और यहाँ पे कितना आएगा 360। हर 120 डिग्री के बाद आपकी जो फॉर्म है वो रिपीट हो रही है। देखो 60 पे तो ये आई स्टैगर्ड और 120 पे कौन सी आ रही है, वही इक्लिप्स। फिर 60 पे रिपीट करने के बाद स्टैगर्ड, फिर 60 और कर दो आपकी इक्लिप्स। हर बार 120 पे रिपीट हो रही है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आपकी किसकी थी, ये इथेन के कन्फर्मर्स हैं। तो अब चाहो तो आप बना सकते हो, ये हो गए कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। ऐसे ही अपने को प्रोपेन के करने हैं, वो प्रोपेन के मैं दिखा देता हूं आपको। एक सेकंड, यहां पे भी आप एक काम कर लेना, ये फर्स्ट,
यहां पे भी लिख लेना आप, ये आपका फर्स्ट है, पीछे वाले डायग्राम में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ऐसे करते चलेंगे हम। ठीक है, देखो ये कन्फर्मर्स ऑफ इथेन है, इतना ही आपको पढ़ना है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, जरूरत नहीं आपको उसको लिखने की, बस देख लो एक बार समझने के लिए। जैसे यहां पे अगर बात की जाए, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे के जस्ट पीछे है, और जब ये एक दूसरे के जस्ट पीछे है ना, मैक्सिमम रिपल्सन होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जब यहां पे ये एक दूसरे के पीछे होते हैं तो इनमें रिपल्सन के कारण, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम में रिपल्सन के कारण यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 4 किलो जूल होती है। समझ आ रही बात? 4 किलो जूल पर मोल बोल देते हैं। तो 4 यहां पे होगी, 4 यहां पे होगी, 4 यहां पे होगी, टोटल कितनी हुई? 12 हुई। यानी इक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी की अगर बात की जाए, यहां पे स्टैगर्ड फॉर्म से 12 ज्यादा होगी, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, तो उसमें तो रिपल्सन है ही नहीं, बिल्कुल मिनिमम है। तो यानी अगर इसकी एनर्जी यानी स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी x है, तो इसकी एनर्जी x + 12 होगी। यानी हम ये बोल सकते हैं ये वाला जो एनर्जी गैप है, दिस इज 12 किलो जूल पर मोल। वैसे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे डेटा कोई भी नहीं पूछेगा, मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि इनमें कम से कम इतना एनर्जी गैप हो जाएगा। अगर इन दोनों में आपस में रिपल्सन 4 है तो 4 और 4 8 और 4 12, तो टोटल इक्लिप्स फॉर्म में और स्टैगर्ड फॉर्म में कितनी एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा? 12 किलो जूल का आ जाएगा, क्योंकि आपके इक्लिप्स फॉर्म में स्टेरिक रिपल्सन और स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों ही मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों में गैप कितना आ रहा है? 12 किलो जूल पर मोल का। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। ठीक, लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कितना गैप है, उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या इक्लिप्स फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, सीधा आपसे ये पूछा जाएगा। और खासकर ब्यूटेन के पूछता है, ब्यूटेन के हम अभी अच्छे से करेंगे। समझ आ रही बात? और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आपसे डायग्राम पूछ लेगा तो आपके लेवल में बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। डायग्राम भी हमने हर एक का कर लिया। ठीक, इसके बाद आपसे और क्या पूछ सकता है कि इतना एंगल रोटेट करने पे कौन सी फॉर्म आएगी? 60 रोटेट करने पे, 120 रोटेट करने पे, 480 रोटेट करने पे, आपको बोलते हैं 900 रोटेट करने पे, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कौन सी फॉर्म बनेगी, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, कंटिन्यू करते हैं कन्फर्मर्स ऑफ प्रोपेन। हेडिंग डाल लो, कन्फर्मर्स ऑफ प्रोपेन। अच्छा, ये बहुत आसान है भाई, ये आप खुद कर सकते हो। कन्फर्मर्स ऑफ प्रोपेन कैसे करते हैं? देखो यहां पे क्या होता है, जैसे हमने ये लिया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पे ये ऐसे। अब ये मान लो यहां पे ये हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन लगा। ठीक, अब क्या है, मान लीजिए ये X जो था ये आपका मान लीजिए मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये Y आपका हाइड्रोजन हो गया ना प्रोपेन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन के अराउंड रोटेशन देख रहे हैं, या आप ऐसे ही बोल सकते हो 1 2 और 3 के अराउंड। वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, बात तो एक ही है। मान लीजिए मैंने मेरी I इधर रखी है, ठीक, तो मेरा फ्रंट कार्बन ये बनेगा और फ्रंट कार्बन ये बनेगा, तो इस पे क्या आएगा, मिथाइल आएगा। ठीक, ऐसे आएगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते ताकि आराम से लिख सकें। देखो यहां पे क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, यहां पे मिथाइल, यहां पे इसके पीछे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके पीछे हाइड्रोजन, इसके पीछे हाइड्रोजन। जैसे ही 60 डिग्री रोटेट करोगे, 60 डिग्री रोटेट करने पे क्या बनेगा, देखो यहां पे ये मिथाइल यहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन आपने इसको रोटेट करा, ये हाइड्रोजन यहां आएगा, यहां पे ये आएगा, यहां पे ये आएगा। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हम करते हैं, यहां पे ये वाला है 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो इसमें मान क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रोटेट होके इसके पीछे आ जाएगा, नेक्स्ट इसके पीछे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला उसके पीछे चला जाएगा। फिर आपने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो इस बार क्या आया, वापिस आपकी सेकेंड फॉर्म बनती नजर आएगी, देख लो चाहे CH3, ये यहाँ पे ये H, इसके पास जो हाइड्रोजन था ये यहाँ चला जाएगा, इसके पास वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया आपने, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये CH3, ये H, फिर इसके पीछे आ गया, ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। फिर 60 रोटेट कर दो, 60 रोटेट करने पे फिर क्या होगा,
फिर आपका सेकंड और फोर्थ के जैसा बनेगा। यार ये तो है ना, आप खुद कर सकते हो अब। ठीक, यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकंड, ये पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। आप बताओ, आपको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों इक्लिप्स फॉर्म दिख रही कि नहीं दिख रही? सेम है। ठीक, तीनों इक्लिप्स हैं। ठीक, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ये तीनों सेम है। ये तीनों क्या है? स्टैगर्ड बोल दो या एंटी फॉर्म बोल दो। समझ आ रही बात? ये तीन इक्लिप्स और ये तीन स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म। अब बात की जाए इनकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी आप क्या बोलोगे? किसकी ज्यादा है? इक्लिप्स की ज्यादा है। अगर बात की जाए इनकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा बोलोगे? 1 = 3 = 5, यानी इक्लिप्स की कम होगी किससे? स्टैगर्ड से। बिल्कुल वही डायग्राम बनेगा जो आपने किसका बनाया था, इथेन का बना, वैसा ही बनेगा, क्योंकि इथेन में जैसे आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं, तो वो जल्दी से बना लो। वैसे आपको ये होमवर्क देना चाहिए था, फिर भी मैंने करा दिया क्लास में। अब आपको लेकिन इसमें कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे अच्छे से। देखो कैसे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे ये सीधी लाइन एक लगा दी और ये लगा दी। ठीक, देखो क्या करेंगे, इस पे डाइहेड्रल एंगल आएगा, इस पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और डायग्राम आपका वैसा ही बनना है। ये इक्लिप्स फॉर्म, ये स्टैगर्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स फॉर्म, ये स्टैगर्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स फॉर्म, ये स्टैगर्ड फॉर्म और ये इक्लिप्स फॉर्म। तो यहाँ पे ये आपकी जितनी भी आ रही हैं ये सारी क्या है? इक्लिप्स फॉर्म है। क्या है भाई आपकी? इक्लिप्स्ड। ठीक, और यहाँ पे ये क्या है सारी? ये क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म है। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? इसमें अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और वापस फर्स्ट आ गई 360 के बाद। यहाँ पे एंगल लिख देना, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या आएगा? 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा? 120 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा? 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा? 240 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा? 300 डिग्री, और ये क्या आएगा आपका? 360 डिग्री। फिर हर 360 के बाद रोटेट होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके कन्फर्मर्स ऑफ प्रोपेन मैंने करवा दिए। अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं आपको बता रहा था पहले भी, वो अगर लेना चाहते हो आप, तो उसमें क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर हम बोलें कि इनके बीच में CH3 और हाइड्रोजन के बीच में एनर्जी डिफरेंस 6 किलो जूल पर मोल का रहता है। इनके बीच में कितना है? 4 और 4। ठीक, तो 6 4 4 कितना हो गया टोटल? ये हो जाएगा आपका 14। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो आएगा वो 14 किलो जूल पर मोल आएगा अप्रोक्स। लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपसे ये वैल्यू नहीं पूछेगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये क्या है, मान लीजिए इसकी स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी x है, तो इसकी कितनी होगी? 14 + x। बात समझ में आ रही है? बस इतना सा डिफरेंस है। समझ आ रही बात? ये एनर्जी गैप। कोई डाउट है क्या? स्टैगर्ड की मान लीजिए आपको बोल दिया जाए यहाँ पे 20 किलो जूल पर मोल है, तो इक्लिप्स की कितनी होगी? 34 होगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, कहीं बुक्स में आपको अगर ऐसा लिखा दिखे कि इतनी इतनी एनर्जी है तो कैसे आ गया ये गैप। ठीक, इसलिए मैंने बता दिया, आपको वैसे बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको करवा रहा हूं, इसके अलावा जहां पर मैं बोलूंगा वहां पर आपको ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बाकी मैं बहुत ज्यादा आपको करा रहा हूं, एग्जाम्पल हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे हो, साथ के साथ टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहो, फिर उसके बाद आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको नोट करो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आता है, ब्यूटेन के कन्फर्म हम करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी आपकी? कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो जो आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है, कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। बहुत ही इजी है, बस एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहले जो मैं बता रहा हूं वो देख लो, फिर तो आप इजीली बना सकते हो क्योंकि पहले आप सीख चुके हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए मैं ब्यूटेन बनाता हूं, ये ब्यूटेन के 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है भाई, चारों कार्बन के C4H10 बना दिया, 1 2 3 4, ये कार्बन है आपके। ठीक,
अब बात ये आती है, मान लीजिए मैं रोटेशन की बात करूं अराउंड C1C2 कार्बन, तो C1C2 कार्बन के अराउंड अगर रोटेशन की बात करोगे ना, आप ये देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। तो जहां पे पीछे आप ये कर रहे थे, जो हम कर रहे थे प्रोपेन वाला, प्रोपेन में क्या लगा था, एक मिथाइल ग्रुप लगा था, तो वहां पे इथाइल आ जाएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ा आएगा। क्या होगा इसमें, जैसे हम क्या करते हैं, X तो हो गया आपका H, और यहां पे इस कार्बन के क्या लगा, एक इथाइल ग्रुप, सेम बात है जैसे प्रोपेन में हुआ। मान लीजिए आप अगर इधर से करो तो इधर से ही बात सेम है, 3-4 कार्बन के राउंड करो तो इधर थर्ड कार्बन पे ये आ जाएगा इथाइल ग्रुप। लेकिन मान लीजिए ये ना करके हम रोटेशन ये वाला दिखाएं अराउंड C2C3 कार्बन, तो इस बार क्या होगा, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन लगा, एक मिथाइल लगा, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगा, यानी X और Y क्या हो जाएंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे। तो ये वाला केस हम करेंगे, यही आपके आता है। बाकी तो अगर आप है ना C1C2 के राउंड कर दोगे, वही प्रोपेन वाला केस बन जाएगा, चाहे बना के देख लो आप। ठीक, यही बात मुझे समझानी थी। अब चाहो तो आप बना सकते हो, एक्चुअल में सिंपल बन गया। आप यहां पे क्या हो गया भाई, जो आप अभी बना रहे थे थोड़ी देर पहले, ऐसे आप जो लिख रहे थे ना, ये CH, यहाँ पे CH3 आ गया, ये यहाँ पे आपका H आ गया, ये CH3 आ गया और ये H आ गया, यानी X क्या हो गया, CH3। इस बार X क्या है आपका, CH3, और Y भी क्या है, CH3 हो गया, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में अब। ठीक, जो स्टार्टिंग में एग्जांपल हमने किया था। तो इसको जब हम करने चलेंगे तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं, देखो ये बनाते हैं। अब चाहे आप मेरे साथ साथ बना लो, देखो यहां पे मिथाइल ग्रुप आएगा, इसके पीछे भी मिथाइल ग्रुप आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, पहला केस तो ये बनेगा। ठीक, इक्लिप्स फॉर्म है, एक दूसरे के बीच में जीरो एंगल है, मिथाइल के पीछे मिथाइल है, मैक्सिमम आपका टॉर्शनल स्टेन होगा, मैक्सिमम आपका स्टेरिक स्टेन होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये इक्लिप्स फॉर्म बनेगी नंबर 1। फिर सेकंड जब हम आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का रोटेशन करा दिया, ये ऐसे इसमें ऐसे रोटेट कर दिया 60 डिग्री, तो पीछे वाला मिथाइल ऐसे चला जाएगा, गोस फॉर्म बना लेगा। कैसे बना लेगा, देखो यहाँ पे आपका ये मिथाइल, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल आएगा 60 डिग्री पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन गया आपका सेकंड, और इसको हम कहेंगे गोस फॉर्म। ठीक, तो ये सेकंड बन रहा है। ठीक, और एक बार और 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, अब देखो ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल घूम करके इसके पीछे चला जाएगा, इस हाइड्रोजन के पीछे, ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा। देखो एक दूसरे के पीछे आ गए अब एटम। ठीक, एटम ग्रुप एक दूसरे के पीछे आ गए, लेकिन इस बार मिथाइल के पीछे मिथाइल नहीं है। रिपल्सन होगा बहुत ज्यादा, लेकिन फर्स्ट केस इतना नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या, मिथाइल के पीछे मिथाइल है, बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप है, तो इसलिए हम इसको थर्ड केस बोलते हैं। ये आपका पार्शियल इक्लिप्स वाला केस बन जाएगा। आप चाहो तो लिख लो इनको साथ साथ, ये इक्लिप्स फॉर्म है आपकी, ये क्या है, गोस या सिन फॉर्म है, ये आपकी क्या है, पार्शियल इक्लिप्स्ड है। फिर आप इसको 60 डिग्री रोटेट कराएंगे, 60 डिग्री रोटेशन कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहां पे ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। कैसे, ये मिथाइल यहां आ जाएगा बिल्कुल मिथाइल के अपोजिट, हाइड्रोजन सारे एक दूसरे के अपोजिट, और ये परफेक्ट एंटी फॉर्म आपकी बनेगी, जिसको हम स्टैगर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है। ये क्या बनेगी आपकी, स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म, स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म आपकी यहां पे बन रही है। ठीक, फिर आपने क्या किया, 60 डिग्री का और रोटेशन करा दिया। इसके बाद आपने क्या पाया कि कैसे बनेगा, वापिस ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल यहां से यहां चला जाएगा, और जैसी आपकी थर्ड फॉर्म थी वैसे ही फिफ्थ फॉर्म आ गई, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, वन और थर्ड और फिफ्थ सेम है। बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट अगर आपने 60 डिग्री का और रोटेशन करा दिया तो क्या आ जाएगा, आपकी जैसी सेकंड फॉर्म है वैसी बन जाएगी। यहाँ पे मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आएगा मिथाइल, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। देखो भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वापस 60 डिग्री का करा दोगे तो वही फॉर्म आ जाएगी जो पहली थी, ये सिक्स्थ है। ये आपकी दोबारा लिखना चाहो लिख लो, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड, और ये आपकी गोस या सिन फॉर्म है। ठीक है भाई,
ये मैंने आपको बनवाना था। समझ आ गया? 1 2 3 4 5 6 सारी फॉर्म समझ में आ रही है अपने को अच्छे से। अब अगर इनका एनर्जी का ऑर्डर अगर आप लिखना चाहते हैं, चलो मैं एनर्जी का ऑर्डर इनका थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पे हम इनका एनर्जी डायग्राम बना लेंगे। कैसे? यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर लिखा जाए, क्योंकि डायरेक्ट ये आपसे पूछा जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे? चाहे तो आप लिख लो, सारा लिख लो एज इट इज, जैसे पहले हमने लिखा था भाई। पोटेंशियल एनर्जी का बताओ भाई, फर्स्ट वाली क्या है? इक्लिप्स फॉर्म, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, मिथाइल के पीछे मिथाइल है तो सबसे ज्यादा एनर्जी। फिर उसके बाद देखो ये गॉस फॉर्म, फिर ये पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स में क्या है? मिथाइल के पीछे मिथाइल नहीं है, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है। समझ आ रही बात? तो थर्ड और फिफ्थ की एनर्जी सेम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर उसके बाद फोर्थ की होगी और सबसे कम, फोर्थ और सिक्स्थ की सेम है, सॉरी फोर्थ नहीं, सेकंड और सिक्स्थ, यहां पे आपका सेकंड आएगा। सेकंड और सिक्स्थ की सेम है और सबसे कम फोर्थ की है, यानी स्टैगर्ड की या एंटी की सबसे कम है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? इक्लिप्स की, उससे ज्यादा पार्शियल इक्लिप्स की, उससे ज्यादा किसकी होगी? गॉस और सिन या सिन फॉर्म की, और सबसे ज्यादा एंटी फॉर्म की या स्टैगर्ड फॉर्म की। ये ऑर्डर आ गया। इसके बाद अपने को क्या और करना है? इसका डायग्राम और बनाना है, एनर्जी वर्सेस डाइहेड्रल एंगल। एक बार आप ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। नेक्स्ट देखो एनर्जी डायग्राम इसका कैसे बनता है वो अपने को चेक करना है। सबसे पहले यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे और इस एक्सिस पे आपका डाइहेड्रल एंगल। लिखना चाहो लिख सकते हो, पहले भी आप लिख चुके हो। पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज डाइहेड्रल एंगल। ठीक है भाई। यहां पे देखो क्या करते हैं, यहां पे क्या होगा, जैसे अगर हम बनाना शुरू करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? इक्लिप्स फॉर्म की, जिसमें मिथाइल के पीछे मिथाइल है। तो यहां पे 0 डिग्री पे आपकी इक्लिप्स आएगी, फिर गॉस फॉर्म, उससे ज़्यादा एनर्जी पार्शियल इक्लिप्स की, सबसे कम आपकी स्टैगर्ड फॉर्म की, फिर वापस आपकी पार्शियल इक्लिप्स, फिर वापस गॉस फॉर्म, और सबसे ज़्यादा फिर वापस से आपकी इक्लिप्स फॉर्म की। ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये नंबर 1 था आपका, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, नंबर 6 और ये वापस फर्स्ट। तो फर्स्ट पे जो आ रही है आपकी, ये कौन सी फॉर्म है भाई? आपने पहले भी लिखा था, यहाँ पे इक्लिप्स आएगी जो यहाँ पे इतना एनर्जी शो करेगी, और ये जो एनर्जी आप बना रहे हो, ये एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? पार्शियल इक्लिप्स की। ठीक है। और यहाँ पे ये वाली एनर्जी जो है ये किसकी है? ये आपकी किसकी है? ये है आपकी गॉस फॉर्म की। ठीक, गॉस या सिन फॉर्म। ठीक। और यहाँ पे ये जो एनर्जी आपकी है ये स्टैगर्ड फॉर्म की है। ठीक। एंगल भी दिखा देना। 0 डिग्री पे क्या आ रहा है आपका? 0 डिग्री पे क्या आ रहा है? इक्लिप्स। 60 डिग्री पे गॉस, 120 डिग्री पे पार्शियल इक्लिप्स, 180 पे स्टैगर्ड, और यहां पे फिर वापस 240 पे आपकी पार्शियल इक्लिप्स, फिर वापस 300 पे गॉस फॉर्म, और वापस आपका 360 डिग्री पे कौन सी फॉर्म आ रही है? इक्लिप्स फॉर्म आ रही है। ऐसे हम कर लेंगे। समझ आ रही बात? अच्छा, ये एनर्जी गैप बताऊं इस बार आपको कितना होगा? अगर इस एनर्जी गैप की बात की जाए, देखो यहां पे, जैसे मैं यहां पे कर रहा था, येलो पेन से कर देता हूं, ये एनर्जी गैप होता है 11 किलो जूल का। ठीक। और ये गैप होता है 4 का, और ये 4 का। तो कितना होगा? 11, 4 और 4, 19। ठीक। इसकी 19 होगी। ठीक। और इस फॉर्मेट में ये कितनी होगी? 6, और ये 6, ये 6 और ये 4। ठीक। ये आपका कितना हो जाएगा? 16। ठीक। और इसकी एनर्जी 3.8 होती है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं आपको, अगर आपको ना एनर्जी गैप का पता करना हो, मान लीजिए हम इसको 0 मान लें, फॉर एग्जांपल, फॉर रेफरेंस के लिए इसको हम 0 मान लें। ठीक। तो इसकी होगी 3.8, इसकी होगी 16 और इसकी होगी 19। ये आएगा। होती नहीं है 0, मैं रेफरेंस ले रहा हूं। ठीक। रेफरेंस मान लिया मैंने, स्टैगर्ड को क्या मान लिया? रेफरेंस मान लिया कि इसकी मान लीजिए 0 पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्सन। ठीक। या आप ये बोल दो टॉर्शनल स्ट्रेन के कारण 0 हमने उसकी एनर्जी अगर मान ली, इसकी 3.8, इसकी 16 होती, इसकी 19। वैसे ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। एनर्जी मैंने जो बताई ये बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, चाहे लिखो भी मत। समझ आ रही बात? ये कर लो नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखो अभी तक हमने जो किया वो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन जो अभी मैं आपको करवा रहा हूं ये लेटेस्ट पैटर्न है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। क्या है, पहले एक एग्जांपल से समझ लो, नोट नहीं करना, बाद में नोट करवाऊंगा मैं आपको। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी आएगी, पार्शियल इक्लिप्स की, उससे कम किसकी आएगी, गॉस की, और सबसे कम एनर्जी होती है स्टैगर्ड फॉर्म की। ठीक, यानी स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उससे कम गॉस फॉर्म, और फिर उससे कम पार्शियल इक्लिप्स, और सबसे कम कौन सी स्टेबल होगी, इक्लिप्स फॉर्म होगी। ये हमने अभी तक पढ़ा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आ जाए, यहां पे ये मैं बना रहा हूं, देखो यहां पे ये वाला एग्जांपल मैं बना रहा हूं, समझ आ रहा है। यहां पे मान लीजिए OH रहता, यानी ये वाला एग्जांपल है आपका, ये H, ये OH, और यहां पे ये C, ये F, ये H। ठीक, ये वाला एग्जांपल है, मान लीजिए यहां पे F आ गया गॉस फॉर्म में, ठीक, और ये आपकी इसकी स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी, अभी लिखना मत, ठीक। तो यहां पे ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म बिल्कुल अपोजिट बनेंगे, OH और F। समझ आ रही बात। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगी, आप बोलेंगे सर ये होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे है ना, इसके ऊपर क्या होगा, डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके पास ये क्या है, ये क्या आपका फ्लोरीन है। ठीक, तो फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पे डेल माइनस आएगा, क्योंकि कार्बन का यहां से क्या करेगा, ये कार्बन पे प्लस और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी आपकी स्टैगर्ड फॉर्म से ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे आगे दिक्कत आती है, यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, ये मिस्टेक अपने को नहीं करनी है। ओनली ये ध्यान रखना है कि कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो जाए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए, तो उसमें गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड फॉर्म से ज्यादा होगी, या यूं बोल सकते हैं आपकी गॉस फॉर्म की एनर्जी स्टैगर्ड फॉर्म से कम होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये अपने को समझना है। एक काम करो, ये सारे एग्जाम्पल मैं दोबारा लिखवाऊंगा आपको, एक बार अभी इसको मत लिखो, आप एक बार ना लिख लो, थियरी लिख लो, लिखो इसमें, when force of attraction like hydrogen bonding or electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction is present between x and y, then stability of Gauss form is more than staggered form। ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को। ये अपने को पढ़ना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी हम जो कर रहे थे ना, अभी हमने ये एग्जांपल लिया था, जैसे ये बना रहे थे हम, यहां पे x है, यहां पे y है, ये H, ये H, ये H, ये H। अगर इस केस में इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो देखो क्या होगा, यहां पे आपकी गॉस फॉर्म बनेगी, ये ऐसे, ये x और ये y, ये H, ये H, यहां पे H, ये H, ठीक, और ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी, ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म बनती है ऐसे, x H H, और बिल्कुल एंटी में इसके y आएगा 180 पे, ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म बनती है। तो अगर मान लीजिए यहां पे कोई भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, उसके कारण क्या है, गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये गॉस है, या सिन बोल दो, गॉस या सिन फॉर्म बोल सकते हो, और ये आपकी स्टैगर्ड या एंटी है, ठीक। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने ये लिखा है। बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं। यहां पे x और y क्या हो सकता है, पहले वो लिख देते हैं। देखो x आपका क्या आ सकता है, x आपका OH हो जाए या NH2 हो जाए, ठीक, एंड y क्या हो सकता है, x इस टाइप का होगा, मतलब OH NH2 है ना, और y क्या हो सकता है, y आपका OH ही हो जाए या NH2 हो जाए, ठीक, या F हो जाए
या CHO हो जाए या COOH हो जाए, है ना, आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक, आपके केस में इतना ही आता है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो इन केसेस में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए मेरे को एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल ये दे दिया मेरे को CH2OH और ये CH2F, ये लिख के दे दिया, ये इसका नेम लिख के दे दे, क्या बोलेगा, 1 2 फ्लोरो इथेनॉल, ये लिख के दे दिया। अब इस केस में क्या होगा, वो दोबारा बना देते हैं, यहां पे ये OH है, ये H, ये H और ये F, ये H और ये H। ठीक, तो ये यहां से मैं देख रहा हूं इसको इधर से, जहां पे OH लगा हुआ है, इसलिए मैंने OH फ्रंट कार्बन पे लगा दिया। तो होगा क्या, OH पे इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, और ठीक यहाँ पे कार्बन भी क्या, यहाँ पे डेल प्लस आएगा, इसके ऊपर डेल माइनस आएगा, ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और वैसे भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, और पार्शियल नेगेटिव आने के कारण इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे, देखो दूसरा एग्जाम्पल भी बना दो बेशक, और लिख देना यहाँ पे, इसका रीजन भी लिखना आपको, है ना। और एक और डाउट मैं भी आपका क्लियर करूंगा, अभी एक बार इसको लिख लो, एक डाउट आपके माइंड में जरूर आया होगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, गॉस की किससे ज्यादा है, आपकी स्टैगर्ड फॉर्म से ज्यादा है, एंटी फॉर्म से ज्यादा है, किसकी, सिन फॉर्म की, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इसको नोट डाउन कर लो और एग्जांपल करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्या होता है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल सुना है कभी? इथाइलिन ग्लाइकोल का IUPAC नेम बताना, सोचो क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? अरे इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है ना आपका, वो होता है CH2OH CH2OH। ठीक, यानी इसको IUPAC नेम इसका आएगा इथेन 1,2 डाइऑल। सिंपल है, समझ आ रही बात? तो इस केस में क्या होता है, देखो यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये H, ये H, यहां पे इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूं, ये ऑक्सीजन, ये H, यहां पे ये H, ये H, ये आपकी गॉस फॉर्म है और ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म है, बिल्कुल एंटी में रहेंगे एक दूसरे के। ठीक, तो बताओ भाई क्या होगा यहाँ पे, ये आपको बताइए, इसके ऊपर डेल माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे ऊपर डेल प्लस, ये डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे भी अगर मान लीजिए आपको ना डायरेक्ट इसके ऑर्डर पूछे जाए, तो आपको मान लीजिए इसमें है ना पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, इक्लिप्स की हमेशा ज्यादा होगी, किससे, पार्शियल इक्लिप्स से। ठीक, फिर किसकी आएगी, स्टैगर्ड की या गॉस की? यहां पे ध्यान देना है, ये जरूर लिखना, स्टैगर्ड की किससे, गॉस से ज्यादा आ रही है। बात समझ में आई? लेकिन अगर बात किया जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब आप लिखोगे, इक्लिप्स का कम आएगा, पार्शियल इक्लिप्स का उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा स्टैगर्ड का, और सबसे ज्यादा किसका आएगा, गॉस फॉर्म का। येलो से लिख देना ताकि आगे ये गया है, हेर फेर इसने की है। ठीक, समझ आई? ये ऑर्डर आता है। तो यहां पे अब एक बात बताओ, क्या मैं, अच्छा मैंने क्यों लिखवाया है आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ सकता है कि सर इनमें भी कोई डिफरेंस आएगा क्या। अभी मैंने बोला था ना एक डाउट आपके आ सकता है, आपके माइंड में डाउट ये आ सकता है, सर इक्लिप्स फॉर्म में बिल्कुल सबसे ज्यादा पास है, OH के पास है, OHF के पास है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होनी चाहिए, यही डाउट आया ना माइंड में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहां पे रिपल्सन भी तो सबसे ज्यादा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, वीक फोर्स है। यहां पे स्टेरिक रिपल्सन जो होता है, स्टेरिक स्ट्रेन जो होती है, टॉर्शनल स्ट्रेन जो होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने ही देती है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको तोड़ देगी।
ठीक, क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा है, स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा है। बात समझ में आई? ये हो गया। ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर इक्लिप्स में ज्यादा हो सकता है, ये डाउट आपके माइंड में आ सकता था तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपका। ठीक, अब नेक्स्ट और एग्जांपल्स हम कर सकते हैं, जैसे कौन सा करते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे मैं OH की जगह अगर NH2 ले लूंगा उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। OH की जगह NH2 ले लो, तो कितने ही एग्जांपल कर लो। लेकिन और अच्छा एग्जांपल करते हैं, जैसे एक एसिड लेते हैं हम, यहां पे एसिड वाला एग्जांपल लेके करते हैं। मान लीजिए अपने को ऐसा दे दिया CH2 CH2 NH2 और ये COOH। इस केस में क्या होगा? तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है आपका? यहां पे ये बेसिक पार्ट, ये एसिडिक पार्ट क्या करेगा? CH2 इसको H+ दे देगा, ये H+ ले लेगा और खुद छोड़ देगा, ऐसा बन जाएगा। और ऐसा बनने के बाद आप अगर देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे ये NH3+ है, ठीक, और यहां पे इसके ऊपर CO-, ठीक, और यहां पे ये H, यहां पे H, ये पड़े रहेंगे H। तो इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और इसकी जो गॉस फॉर्म बनेगी, एंटी फॉर्म बनेगी, उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ये रहेगा दूर दूर बिल्कुल एंटी में, ठीक, यहां पे, ठीक। तो यहां पे इसकी ज्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी की बात की जाए, गॉस फॉर्म की जाता है यहां भी, क्यों है? किससे है? स्टैगर्ड से है। और क्यों है? रीजन भी लिख लेना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लिखना है। बात समझ में आ गई? तो इतने एग्जाम्पल आपके लिए काफी है, इतना ही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स। हेडिंग डाल लो कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स। देखो पहले ना एक बेसिक सी चीज समझ लो, जैसे अगर हम बात करें इन ओपन चेन एल्केन्स, ओपन चेन एल्केन्स जो हमारी होती है उसमें कार्बन क्या रहता है भाई? sp3, ठीक, कार्बन sp3 रहेगा और बॉन्ड एंगल उनमें रहता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब हम साइक्लोएल्केन्स की बात करते हैं तो उनके केस में देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, यहां पे ये बना दिया मैंने, ये आपकी प्रोपेन है, यहां पे इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। हालांकि कार्बन यहां भी sp3 है, और अगर बात की जाए बॉन्ड एंगल है आपका 60 डिग्री, तो एंगुलर स्ट्रेन आई कि नहीं आई? एंगल कम हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री होना चाहिए था, आपने उसको कम कर करके 60 डिग्री कर दिया, स्ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो स्ट्रेन कितनी आएगी यहाँ पे? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 49 डिग्री 28 मिनट का एंगुलर स्ट्रेन है। बात समझा रही है? मतलब हम देसी में समझ रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसे मैं समझा रहा हूं आपको देसी में, ठीक। तो इतना कम है एंगल, ये मान लो एंगुलर स्ट्रेन का मतलब ये मान लो कि एंगल होना चाहिए था इतना sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, लेकिन है कितना? 49 है कितना? 60 डिग्री। तो 49 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल इसका कम है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन सी आती है? नेक्स्ट आती है आपकी साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन में देखो ये एंगल रहता है इसका 90 डिग्री, तो इसमें देखो कितना कम है एंगल, इसका 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन 90 डिग्री है, कितना कम हो गया? 90 डिग्री 28 मिनट, इसमें भी इतना कम है। नेक्स्ट अगर बात की जाए साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन ऐसे बनती है अपनी, साइक्लोपेंटेन का जो बॉन्ड एंगल आता है वो 108 डिग्री आता है, ठीक। तो इसमें कितने कमी है? इसमें चेक करते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, है 108 डिग्री, तो कितना कम है? 1 डिग्री 28 मिनट का। सर इसमें तो थोड़ी ही कमी है। अरे कमी चाहे कितनी भी कम हो, चाहे 0.1 की भी कमी हो, तो कमी होती है। तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन तो इसमें भी है, और थोड़ी सी भी स्ट्रेन आएगी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छे समझ में आती है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपके पास 99,99,999 रुपए है, तो क्या आपको मैं करोड़पति बोल सकता हूं? हालांकि आपके पास ओनली 1 रुपए की कमी है, लेकिन कमी तो कमी है, आपको करोड़पति नहीं कहा जा सकता। समझ आ रही बात? आपके पास 99,99,999 रुपीज है, क्या आपके पास पूरा 1 करोड़ रुपया है?
नहीं है। क्या आपको एक करोड़पति कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। तो वैसा ही इसमें है, इसमें एंगुलर स्ट्रेन तो होगी, भले ही इनसे कम हो, तो ये भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होता है भाई, हमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराना पड़ेगा। और जैसे ही मान लीजिए, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, तो हम जैसे ही रोटेशन कराएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, तो ये मूवमेंट होता नहीं है। तो साइक्लो एल्केन्स का ये बॉन्ड मूव नहीं कर पाता, ना तो साइक्लोप्रोपेन में, ना साइक्लोब्यूटेन में, ना ही साइक्लोपेंटेन में। ये बात समझ में आई? ये तीनों आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। समझ आ रही बात? तीनों ही, चाहे साइक्लोप्रोपेन हो, चाहे साइक्लोब्यूटेन हो, चाहे आपकी साइक्लोपेंटेन हो, तीनों ही आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। लेकिन अगर बात की जाए 6 वाली चेन में, तो 6 वाली चेन में तो आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, नो एंगुलर स्ट्रेन। इसमें कोई एंगुलर स्ट्रेन नहीं होती, ठीक। तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगी। समझ आ रही बात? तो इन तीनों को नीचे लिख लेना, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन, है ना, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन डू नॉट शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या आपको? ये अपने को लिखना था, आप लिखना चाहो लिख लो, बस आपको ये पता होना चाहिए एंगुलर स्ट्रेन होने के कारण साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। क्योंकि जैसे ही अगर आप रोटेट कराओगे ना, तो वो एंगुलर स्ट्रेन के कारण, जैसे ही आपने सिग्मा बॉन्ड रोटेट करा, तो एंगुलर स्ट्रेन के कारण क्या होगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा। और हमारी साइक्लो एल्केन ही टूट गई, स्ट्रक्चर ही टूट गया, कंपाउंड कहां से रहेगा? इसलिए तीनों शो नहीं करती, बाकी शो करती है। और हम ओनली किसका पढ़ते हैं? साइक्लोहेक्सेन का पढ़ते हैं, ठीक। अब अपने को इसके कन्फर्मर बनाने, एक बार आप ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, हेडिंग डाल लो, कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक। इजी से है, 4 बनते हैं, वो बना लेते हैं। देखो वैसे तो आपको पता है इनफाइनाइट बनते हैं, लेकिन अपने 4 मेन है, वो देख लेते हैं कैसे बनेंगे। जैसे पहले तो आपको ये ऐसे बनता है, आपने उसका निशान देखा है मैसेंजर का, तो जैसा मैसेंजर का निशान रहता ना, वैसा ही है ये, है ना, ऐसा देखो, ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, ठीक। या आप एक बात मान लो, मैसेंजर का जैसा निशान रहता है वैसा बना लो, वही होता है, ठीक। ये है आपकी चेयर फॉर्म, कौन सी है? चेयर फॉर्म। नेक्स्ट आती है आपकी ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट, उसमें कैसा बनता है, ये देखो, ये आपकी ट्विस्ट बोट है, समझ आ रही बात? और इससे नेक्स्ट जो आती है आपकी, वो आपकी बोट फॉर्म आती है, थोड़ी सी और साइड में ही करते हैं, वो बोट फॉर्म आती है आपकी ऐसी, ये जो डॉट से बना रहा हूं मैं, ये कार्बन हाफ के, है ना, ठीक है, ये आपकी बोट फॉर्म है। और लास्ट जो आपकी आएगी, ये हाफ चेयर। हाफ चेयर कैसे बनती है, ये देख लो, ये आपकी हाफ चेयर फॉर्म है, ये हाफ चेयर है, ठीक। ये आपकी बोट फॉर्म है, ठीक। ये आपकी ट्विस्ट बोट है, ठीक। और मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं, फर्स्ट, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है, और ये फोर्थ है। अगर यहाँ पे एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, देखो सीधा सा सिंपल सा बनेगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये ऐसा डायग्राम बनेगा, सबसे कम एनर्जी चेयर फॉर्म की, उसे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी ट्विस्ट बोट की, उसे ज़्यादा एनर्जी बोट फॉर्म की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हाफ चेयर की, ये आ जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे ऐसे लिखे, सबसे पहले लिखना चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म से ज़्यादा किसकी होगी, ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट से ज़्यादा किसकी होगी, बोट फॉर्म, और उससे ज़्यादा हाफ चेयर। ये ऑर्डर आपका आता है, बात समझ में आई? अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको लिखना हो तो इसका उल्टा, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स का ऑर्डर आपसे डायग्राम बना के पूछ सकता है,
आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये नोट डाउन कर दो। फिर इसके बाद छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो और हम करते हैं। ठीक, ये नोट डाउन कर लो आप, लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो, एक छोटा सा टॉपिक है। मान लीजिए अपने को 100 हॉर्स प्रोजेक्शन को अपने को फिशर प्रोजेक्शन में या वेज डैश फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखो 100 हॉर्स टू वेज डैश। ठीक, वेज डैश फॉर्मूला कैसे करेंगे वो आपको देखना है। देखो 100 हॉर्स कैसे रहता है आपका, ये ऐसे रहेगा, यहां पे ये वाई दिखाई देती है ऐसे आपको। ठीक, यहां पे एक वाई ऐसे दिखाई देगी। मान लीजिए मैं इनको ऐसे लिख देता हूं, यहां पे ए एटम है, यहां पे बी एटम है, यहां पे सी एटम है, यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है, यहां पे जेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल देता हूं। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इस केस में एक काम करना, यहां पे है ना, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड आपका, ये पेंसिल में ये बॉन्ड दिखा रहा हूं कार्बन कार्बन वाला, और यहां पे ये आपकी वाई ऐसे बन रही है। ठीक, ये ऐसे बन रहा है, इस कार्बन को हम देख रहे हैं। तो आप एक काम करना, एक तो इस बॉन्ड को और एक इस बॉन्ड को, जो वाई का सिंगल है, जो अकेला है वाई, तो उसको हमेशा ना आप प्लेन में मान लेना। ये प्लेन में मान लिया आपने, इसमें बोर्ड के प्लेन में मान लिया। तो अब देखो ये वाला एटम जो है ये आपकी तरफ बाहर है, प्लेन से बाहर, और ये प्लेन से अंदर की तरफ है। जैसे इस केस में अगर हम बनाए, क्या करेंगे, ये तो हमने क्या किया, बोर्ड के प्लेन में मान लिया, ये तो बोर्ड के प्लेन में, और ये वाला एटम देखो बी ऐसा लग रहा है ना बाहर की तरफ है। अगर इधर से देखोगे तो क्या बी बाहर की तरफ, ए अंदर की तरफ। तो आप बाहर की तरफ जो है उसको किससे दिखाओगे, वेज से, सॉलिड लाइन से, और जो अंदर की तरफ है उसको डैश से। यानी ए अंदर की तरफ, बी बाहर की तरफ, और सी आपका प्लेन में। ऐसे ही इसमें कर दो। अब नेक्स्ट है आपका जेड। आपको जेड शो करना है। जेड कैसे शो करेंगे, देखो जेड को भी दिखाते हैं। जेड यहां पे ऐसे दिखाओगे सेम प्लेन में, तो एक्स अंदर की तरफ दिखेगा, वाई बाहर की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इस पे भी ऐसे ही दिखाओ। एक्स ये रहा और वाई ये रहा। ठीक, वाई बाहर की तरफ, देखो यहां से वाई बाहर की तरफ, एक्स अंदर की तरफ। जब हमने इस बॉन्ड को और जेड को क्या मान लिया, सेम प्लेन में मान लिया। इजी है। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, मान लीजिए हमें उल्टा दे रखा हो। अगर उल्टा ऐसे दे दे, ये दे दिया, ये दे दिया आपको, ये ऐसे दिया रहता एक्स, सॉरी ए, इसको आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखा मान लीजिए आपने ए, फिर बी, ये सी, और ये लिखा आपने यहां पे लिख दिया मान लीजिए जेड। इस बार ऊपर दे रखा है एक्स और वाई। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, या आप कहोगे सर एक्स वाई मत लिखो, हमें और कुछ लिख के दिखाओ। मान लीजिए मैं यहां पे लिख लेता हूं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, तो मैं इस बार क्या करूंगा, यहां पे देखो जो सिंगल है ना उनको तो सेम प्लेन में रखो, ये रखूंगा ऐसे। और जो ए है आपको अंदर की तरफ नजर आ रहा है, ए आएगा आपका डैश लाइन पे, और जो आपको बाहर की तरफ नजर आ रहा है वो आएगा सॉलिड लाइन पे। ए बी सिमिलरली इनको कर दो। यहां पे क्या है, बीटा आपको अंदर नजर आ रहा है, और बाहर की तरफ प्लेन से कौन नजर आ रहा है, गामा। ये आपका अल्फा और ये आपका सी, ए नहीं सी है। ऐसे करना है। ठीक, जो दो वाई की जो दो डंडी एक साथ है ना, ये वाली और ये वाली, उसमें देख लेना जो बाहर की तरफ दिख रही है वो बाहर, जो अंदर की तरफ दिख रही है वो अंदर बनानी है। बात समझ में आ रही है। ये हो गया। ये क्या हुआ अपना 100 हॉर्स टू वेज डैश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है, 100 हॉर्स टू फिशर प्रोजेक्शन करना अब अपने को। ठीक, 100 हॉर्स टू फिशर प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, इसमें अपने को देखना। जैसे मान लीजिए अपने को सिंपल ये ऐसे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया, ये ऐसे दे दिया। ठीक, यहां पे लगा दिया ए, ये बी, ये सी, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। आप इस केस में क्या करना, आप यहां पे नजर रख लेना अपनी, यहां पे इसके ऊपर से देखना है। ऐसे कैसे देखना है, जैसे ये बॉन्ड है, मान लीजिए ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये मैंने यहां पे ए एटम लगाया, ये बी एटम लगाया, यहां पे सी लगा रहा हूं। ठीक, ये ऐसे, और मैं इसको ऐसे देख रहा हूं। ठीक, तो मुझे सबसे दूर कौन सा एटम दिखेगा, सबसे दूर यहां से देखने पे ये एटम दिखेगा जो वहां पे लगा हुआ है, यानी जेड। ये वाला एटम दिखेगा सबसे दूर, ऐसे देखने पे, यहां से ऊपर से देख रहा हूं। ठीक, सबसे दूर कौन सा दिखा, जेड एटम दिखा। तो एक काम करना, जो सबसे दूर दिखे ना आप उसको टॉप पे लिख देना। ठीक, अब उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे दूर कौन सा दिख रहा है, यहां पे ऐसे देखने के बाद वो था सबसे दूर। यहां पे ये वाले भी पास होंगे, ये वाले भी पास होंगे, ऊपर से देख रहे हो ये वाले भी पास, ये वाले भी पास। दूसरे नंबर पे इसकी दूरी ज्यादा है तो उसको आप बॉटम पे रख देना। ये रख दिया। ठीक,
अब एक काम करना, यहां से आप देख रहे थे ऐसे, तो आपके जो राइट में है, जैसे इस पे देख रहे हो, इस कार्बन पे ये सी, यहां पे आपका क्या जेड रखा हुआ है, तो इस कार्बन पे देख रहे हो आप जेड, सबसे दूर वाले कार्बन के साथ, यहां पे सबसे दूर वाला ये है। अब आपको यहां पे राइट में दिखेगा, एक लेफ्ट में दिखा, जैसे यहां पे ये राइट दिखेगा, एक लेफ्ट दिखेगा। तो राइट क्या दिख रहा है आपको यहां से ऐसे देखने पे, जैसे मान लीजिए मैं आई यहां पे बना देता हूं, दूसरे कलर से बना देता हूं। मान लीजिए मैं यहां से देख रहा हूं, तो मेरे को मेरे राइट में कौन दिख रहा है, वाई, तो वाई को रखोगे राइट में, लेकिन ये ध्यान रखना कौन से कार्बन पे आएगा वाई, ये जेड वाले पे आएगा ना, तो यहां पे ये वाई और लेफ्ट में क्या आएगा, एक्स। सिमिलरली यहां से जब ऊपर से देख रहे हो आप, राइट में बी, लेफ्ट में ए। ये तो ठीक है, इजी था, कर दिया कन्वर्ट। लेकिन आप बोलेंगे सर अगर मान लीजिए ऐसा आ गया, ये वाई तो सीधा है, ये एक्स वाई जेड वाला चलो आपने करवा दिया, मान लीजिए यहां पे ऐसा आ गया, ठीक, ये आ गया। अब आपने बोला सर यहां पे ये ए, ये बी और ये सी, अब आप क्या करेंगे, आपका ये डाउट है मान लीजिए। तो मैं पता क्या करूंगा, वो कॉन्सेप्ट वही है, आप एक काम करना, इसको रोटेट करा लेना, रोटेट करा के, पता है रोटेट, पहले इसमें लिख लेना, पहले इक्लिप्स फॉर्म बनाओ। इक्लिप्स फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, इक्लिप्स फॉर्म का मतलब समझो क्या होगा, एटम के पीछे एटम, देखो सी के पीछे जेड है, बी के पीछे वाई, ए के पीछे एक्स, ऐसे बनाना है। बात समझ में आ रही? तो यहां पे क्या करोगे आप, इसको ना ए को पूरा रोटेट कर दो 180, ए यहां आ जाएगा, रोटेट करने पे सी यहां आएगा और बी यहां आएगा। बोलो भाई, अब जब आप यहां पे आई रखेंगे, फिर यहां पे आपको आई रखनी है, यहां पे आंख रखी आपने, क्या देखा आपने, सबसे दूर वाला एटम, यहां से ऐसे देख रहे हो, यहां से ऊपर से, तो जेड दिखा, तो जेड को टॉप पे ले जाओ, ठीक, ये टॉप पे जाएगा दूर वाला। फिर आपको क्या, जो आपके मतलब क्या है, आपसे दूसरे नंबर पे दूरी किसकी, ए की है, रोटेट करने के बाद ए की है, तो ए को बॉटम पे, ठीक। अब ये वाले एटम पे, जेड वाले एटम पे, ये जेड वाला एटम ये होगा आपका, ठीक। राइट में कौन दिखा, वाई, लेफ्ट में कौन दिखा, एक्स, और इस पे राइट में कौन दिखा, बी, और लेफ्ट में कौन दिखा, सी। ऐसे करना है, हो गया, क्या हो गया, सोहर्स टू फिशर, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट लिखो न्यूमैन टू फिशर, ये और भी आसान है, देखो कैसे करेंगे, न्यूमैन टू फिशर, न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में लेके जाना आपको। मान लीजिए आपको ऐसे बना के दे रखा है, यहां पे x दे दिया, यहां पे y दे दिया, यहां पे z, यहां पे a दे दिया x के पीछे, y के पीछे b दे दिया और z के पीछे c दे दिया। अब जैसा उसमें आपने देखा सबसे दूर वाला एटम कौन सा होगा, खुद सोचो यार। आपको एक बात का पता है, जो डॉट है वो आपका फ्रंट कार्बन है, यानी आपके सबसे पास ये है। एक्चुअल में आप इसको ऐसे देख रहे हो, ये वाला देखो एक बार, जैसे ये पेंसिल है, ये मान लो ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो ये आपका फ्रंट कार्बन है ना, आप ऐसे देख रहे हो, तो आपसे सबसे दूर एटम कौन सा होगा, वो वाला होगा नीचे वाला सी, ये वाला एटम जो यहां पे लगा हुआ है, ठीक, इस कार्बन के जो लगा हुआ है ये वाला, तो आप ऐसे देख रहे हो सबसे दूर वो होगा। जब ऐसे देखोगे तो सी को वही करना आपको, सी को टॉप पे ले जाओ, ठीक। और अब यहां से जब आप देख रहे हो फ्रंट कार्बन को ऐसे, सबसे दूर आपको ये दिखेगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर से देखते हैं, ठीक, ये एटम दिखेगा, थोड़ा 3D सोचना है, ये एटम, इसको नीचे रख दो जेड। अब वही है, आप ये देख लो सी वाला कार्बन कौन सा है, बैक कार्बन, बैक कार्बन पे लेफ्ट में ए लगा, यहां से देखने पे, यहां से ऐसे देखने पे, लेफ्ट में ए, राइट में बी, ये ए, ये बी, ठीक। इस वाले कार्बन पे, जेड वाले कार्बन पे, इस पे लेफ्ट में एक्स, फ्रंट से देखने पे, राइट में वाई, ये एक्स, ये वाई, तो ये एक्स, ये वाई, समझ तो आ गया ना, ऐसे देख रहे हैं हम इसको, ये एक्स, ये वाई, ठीक। और यहां पे क्या है, ये ए, ये बी, ये लिख दिया मैंने उस पे, ठीक। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा दे दे, है ना, मान लीजिए वाई उल्टी दे दिया, गोस फॉर्म दे दे, तो उसको घुमा करके आप क्या कर दोगे, जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, घुमा करके उसको इक्लिप्स फॉर्म में लेके आओ। लाना आपको इक्लिप्स फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए ये आपको ऐसे दे रखे ए बी सी, और यहां पे दे दिया एक्स, और ये वाई, और ये जेड। क्या करोगे, इसको रोटेट कर दो, रोटेट करने के बाद कैसा आएगा, सॉरी फिर वो बना दिया मैंने, ये ए, ये बी, ये सी, इसको रोटेट करो, ये एक्स यहां आएगा, ये वाई आएगा, ये जेड आएगा। अब तो आप बना ही सकते हो, कैसे कर दोगे, सी को सबसे पीछे कौन है, सबसे दूर कौन है, पीछे वाले कार्बन पे कौन लगा है, एक्स, एक्स सबसे दूर है, और फिर सी, सी सबसे नीचे आ जाएगा, टॉप पे एक्स आया। अब देखो
अब दूर, आपको दूर पे क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहे हो दूर, एक्स वाई इधर, जेड इधर, तो वाई को लेफ्ट में रखो, जेड को राइट में। अब इस वाले कार्बन पे यानी फ्रंट कार्बन पे ए क्या लगा है, लेफ्ट, बी राइट, आ गया ऐसे, ऐसे करना है। तो ये आपका था न्यूमैन टू फिशर, कर सकते हैं इजीली, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, काफी है, इतना कर दो बहुत है, बस इतना कर लोगे तो बहुत है। और जितने एग्जाम्पल मैंने आपको आइसोमेरिज्म में करवाए हैं उतने ही काफी है, इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत अच्छे लेवल का मैंने आपको आइसोमेरिज्म करवा दिया। आज का लेक्चर बहुत लेंथी था, लेकिन मैंने थोड़ा सा 3D था, इसलिए धीरे धीरे एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, जो चीज समझ में नहीं आई आप एक बार और वीडियो को दोबारा देख सकते हो, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये आपका था आज का लेक्चर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसी के साथ आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। अब बस आपका काम ये बचा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जल्दी से जल्दी आप टेस्ट कर लो। ठीक है, थैंक यू।